नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग हर संडे मिलकर संडे के होने वाले मॉक का सलूशन करते हैं, उसी क्रम में लास्ट संडे का ये मॉक आपके पास 121 ये लास्ट संडे जो कराया गया है वो बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर के तौर पे कराया गया एसबीआई क्लर्क के लिए। ठीक है, एसबीआई क्लर्क के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर कराया गया है और उस क्रम में आप लोगों ने इस पेपर को दिया होगा और देखा होगा कि 121 नंबर पेपर में सबसे पहले जब आप ओपन किए होंगे तो आपके पास ये मैथ्स के क्वेश्चंस दिखे होंगे, राइट। को हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। ये पेपर का सबसे पहला न्यूमेरिकल एबिलिटी का सवाल, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। इसको मिलके हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या पेपर में पूछा गया था। और अपकमिंग अब आप लोगों का पेपर भी बहुत जल्दी ही आने वाला है, 22 से डेट अनाउंस हो चुकी है, आप लोगों को पता है। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से मॉक दीजिए। मॉक के एनालिसिस का बहुत ध्यान रखें, एनालिसिस ही बहुत कुछ होता है बेटा। मैंने हर बार समझाया है कि मॉक एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है ना। तो अगर मॉक आप अच्छे से देंगे, मॉक को एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब आओ मिलके इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बनाते हैं हम लोग। जितने क्वेश्चंस दिए गए थे इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर के तौर पे कोशिश की गई थी कि कहीं ना कहीं ये पेपर आपके एग्जाम में 80 to 90% मदद करे, है ना। तो ये सबसे पहला सवाल जरा देखना क्या लिखा है। लिखा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर पहला सवाल लगा लेते हैं सबसे पहले। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 36 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है। तो अगर बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड अवेलेबल है तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, जोड़ने से बनती है, 36 में 4 जोड़ेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ठीक, और अप स्ट्रीम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 36 में से 4 घटा दीजिए तो 32 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी ये आपके पास। अब उसने बोला कि बोट टेकन 24 मिनट मोर टाइम टू कवर x किलोमीटर डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में 24 मिनट का समय ज्यादा लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो बड़े आराम से स्पीड का रेशियो बना लो। ठीक है, स्पीड का रेशियो बनाओगे तो ये 40 है और ये 32 है, तो 8 बचे 40, 8 चौके 32, 5 और 4 स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। आपने देखा कि अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 1 यूनिट समय ज्यादा लगा है और इस 1 यूनिट की वैल्यू 24 मिनट यानी 24/60 कर लो इसको। एक 12 दूना 24, 12 पचे 60, 2/5। तो 4 यूनिट में अगर डाउन स्ट्रीम में तय किया जाए तो कितना समय लगेगा, 4 गुड़ी 2/5 करोगे, दिस इज 8/5 आवर्स का टाइम लगेगा, राइट। तो डिस्टेंस कितनी होगी ये निकल गई, जो x किलोमीटर दे रखा है वो निकल गई। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है बेटा 40, इंटू टाइम कितना लग रहा है 8/5। ठीक, तो 5 से काट लो 8 बार में, ये हो गया 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर ये पता है किसकी वैल्यू आई, ये आ गई x की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा है। बट आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x यानी डबल। 2x मतलब 64 का डबल, अभी तो 2x होगा। दिस इज 128, राइट। 128 इस सवाल का बेहतरीन। ये था पहला सवाल, जिसको आप चाहते तो बिना कलम के ओरली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से लग जाता। क्वेश्चन नंबर सेकंड आइए देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है समझना। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a man cover a two distance of d किलोमीटर and d plus 32 किलोमीटर। एक व्यक्ति है d किलोमीटर चलता है और d plus 32 किलोमीटर चलता है, यानी जितना d है उससे 32 किलोमीटर ये ज्यादा चलता है। ठीक, if the difference between the time taken by man to cover these two distances 2 hours। जो दो डिस्टेंस वो चल रहा है, दो डिस्टेंस जो चल रहा है d और d प्लस 32, दोनों में लगे समय का अंतर 2 घंटे बता रहा है। जरा समझने वाली बात यह है
ये d डिस्टेंस है और ये d प्लस 32 की डिस्टेंस है। इन दोनों में लगे समय का जो डिफरेंस है वो 2 आवर्स दे रहा है। इस 2 आवर्स की वैल्यू ही तो है। ये जो 2 आवर्स का डिफरेंस है वो लग किसकी वजह से रहा है? इस 32 की ही तो वजह से लग रहा है। थोड़ा सोचिएगा एक बार आप। ये 32 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है तभी तो 2 घंटे का अंतर आ रहा है। अदरवाइज डी और डी किलोमीटर चलने में तो बराबर ही आता ना समय। तो 2 आवर्स आप कह सकते हैं कि ये 32 के बराबर है। सही हो गई बात। अगर 32 के बराबर है तो आपको बतानी है कि स्पीड ऑफ मैन। अब आपको स्पीड अगर बतानी थी तो ओरली लगा लेते, कलम क्यों चलाना है। अगर 32 किलोमीटर कोई 2 घंटे में चल रहा है तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 16 दूना 32, 16 किलोमीटर पर आवर। काम खत्म। लॉजिकली पकड़ते तो बिना कलम के लग जाता। अब ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो टाइम लग जाएगा। सही हो गई बात। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि A and B together can complete a piece of work in 12 days। क्वेश्चन नंबर थर्ड, A और B किसी काम को करने में 12 दिन का समय लेते। ठीक कह रहा है, जबकि B अकेले उस काम को 6 दिन समय ज्यादा लेता है A और B से। इसका मतलब B को करने में 6 दिन समय ज्यादा लग रहा है। 12 6 कितना हो जाएगा? 18। एलसीएम ले लो। एलसीएम हो जाएगा 36। दिस इज टोटल वर्क। एफिशिएंसी ऑफ A 3, एफिशिएंसी ऑफ B 2। ये दोनों की एफिशिएंसी कह रहा है। बताइए फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अगर ए अकेला उस काम को करे तो कितना दिन लगेगा? ए और बी दोनों की एफिशिएंसी आप देख रहे हो कितनी है? 3 है। जिसमें से बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 2 कितनी हो जाएगी? 1। अब एक की एफिशिएंसी से अगर ये 36 काम करेगा तो ए को कितने दिन लगेंगे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी दैट मींस 36 डेज ओरली लगाना था। ओरली बताया ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर बनाया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल ऐसे हैं जो कलम के भी हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जो बिना कलम के। तो 36 दिन इसका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड का खेल है मेरे भाई। जितनी जल्दी खेल जाओगे उतनी सटीक विनर होगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि बहुत टफ, बहुत बड़े बड़े सवाल बहुत देर देर में आप लगा रहे हैं तभी आपके पेपर में सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत हलवा सवाल अगर हलवे तरीके से जल्दी जल्दी लगा दिया जाए तो भी हमारा सिलेक्शन बहुत अच्छे से होता है। अब जरा देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% ऑफ द मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस 60% है। 60% दिस इज 3/5, यानी मार्क प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कह रहा है 3 है। इसका 60% कह रहा है शॉपकीपर गिव्स 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब कि 5 का सामान 6 में वो बेचता है। तो इसको जरा हम लोग फटाफट बराबर कर लें। बराबर करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ कर दो 2 से मल्टीप्लाई, यही कॉमन फसल है, इसको बराबर कर दो तो ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर उसने बोला कि शॉपकीपर सेल द आर्टिकल एट मार्क प्राइस। इफ द शॉपकीपर सेल आर्टिकल एट मार्क प्राइस पे बेचता है एंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस 140 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है? 140। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140 बटा 5 कर लेंगे तो 28। ठीक है, 28 हो जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। 5 यूनिट की वैल्यू, बिकॉज कॉस्ट प्राइस अपना कितना था? 5 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगेन 28 इंटू 5 अगर आप करेंगे तो दिस इज 140, राइट। जस्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में उड़ाया जा सकता था इस पेपर को बड़े प्यार से। 140 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है। तो लेंथ आप मान लीजिए 9x, ब्रेथ मान लीजिए मेरे भाई कितनी 5x। क्लियर हो गई बात। ये लिखा है, कह रहा है इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 84 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट ऑफ l प्लस बी, ये होता है। l और b दोनों आपको पता है तो आप रख सकते हैं 9x प्लस 5x की वैल्यू दे रखा है कितना? 84
सेंटीमीटर दिया है ना, सेंटीमीटर में इससे इसको काट लोगे तो ये हो जाएगा, जरा देखना, 9 5 14, 14 x की वैल्यू 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू हमारे पास 3 आई तो पूछा क्या, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 9x इंटू 5x करना है, और x की वैल्यू हमारे पास है 9 बचे 45, 45 एक्स स्क्वायर बनेगा और x की वैल्यू 3 है तो 9 लिखेंगे, ये बस सॉल्व कर लेंगे। 9 बचे 45 हो जाएगा, 36 और 4 40, 405 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 इजिली सॉल्व हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन की कहानी देखिए जरा क्या है। कह रहा है पार्टनरशिप का सवाल है, एबीसी received profit from their business each in the proportion of his investment, right। तो एबीसी 3 लोग हैं, आप भी लिख सकते हैं एबीसी, ये 3 लोग हैं, ठीक। कह रहा है ए इन्वेस्टमेंट 20,000 फॉर 1 ईयर, ए इन्वेस्टमेंट 20,000 फॉर 1 ईयर, राइट। बी इन्वेस्टमेंट 25,000 फॉर 6 मंथ, ये भी लिख लिया। सी इन्वेस्टेड 30,000 फॉर 8 मंथ्स, 30,000 फॉर 8 मंथ। कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ए और बी का बता दीजिए, इफ टोटल प्रॉफिट 4200 रुपए है 1 साल के बाद का। तो सारी चीजें गिवन है, कुछ भी नहीं करना है, बस सफाई से इसे लगा लेना है। सब में देख रहे हैं आप 3 3 जीरो कॉमन है, 3 3 जीरो ये काट डालिए। 5 के पहाड़े से काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, 5 के पहाड़े से ये 5 बार कटेगा, 5 के पहाड़े से ये 6 बार कटेगा। और भी कुछ कट रहा है, 6 से इसको काट लो, 6 ये काट दो, 6 से ये काट दो 2 बार, राइट। और कुछ कट रहा है, कोई भी नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक। ये हो जाएगा कितना 5, ठीक। और ये हो जाएगा कितना 8। आपके पास कुछ दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, तो टोटल प्रॉफिट मतलब 8 5 13, 13 और 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 21। 21 यूनिट की वैल्यू आपके पास पता है कितनी, 42,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 दूना 42, 2000। तो आपको बताना था ए और बी का प्रॉफिट, ए और बी का अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो ए का प्रॉफिट ये हो जाएगा 8 दूनी 16,000, तो ये हो जाएगा, ठीक। और बी का प्रॉफिट चाहिए था तो 5 गुना के 10,000। अब ये दो आंसर्स ढूंढने हैं, अगर ये दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं तो सवाल आपका 16,000 और 10,000, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 16,000 और 10,000, ठीक। चलो नेक्स्ट देखना जरा इसके बाद का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि एवरेज वेट ऑफ 10 पर्सन ग्रुप 50, 10 लोग हैं उनका एवरेज वेट दे रखा है। तो अगर 10 लोगों का एवरेज एज 50 है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि उनकी वेट का सम कितना हो जाएगा 500, 500 केजी ये हो जाएगा। फिर उसने कहा कि अ पर्सन लेफ्ट द ग्रुप एंड द एवरेज वेट ऑफ डिक्रीजेस बाय 1 केजी। एक पर्सन चला गया, पर्सन बचे 9, एक डिक्रीज कर गया तो कितना हो गया 49 हो गया। तो 9 से 9 कर देंगे 81, 8 36 और 8 कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और 36 और 8 हो जाएगा 44, 441 केजी हो गया एक के जाने की वजह से, एक चला गया। फिर उसने कहा कि इफ अ न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप रिमेनिंग पीपुल, तो 9 थे, एक नया जुड़ा तो फिर से हो गए 10 आपके पास। जब 10 हो जाते हैं तो एवरेज वेट ऑफ ग्रुप बिकम 52 हो जाता है, 52 हो जाता है, तो ये हो गया 552, 520 ये हो गया आपके पास। अब उसने आपसे ये पूछा कि बताइए कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ पर्सन हु लेफ्ट एंड हु ज्वाइन, जो लेफ्ट किया। अब यहाँ जो ये लेफ्ट किया है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, एक पर्सन लेफ्ट किया है, 500 था, जब एक चला गया तो 441 हो गया, तो लेफ्ट कितना किया, ये हो गया 39, है ना। ये 10 में से एक घटा दो 9 बचेगा,
और 9 में से 4 हटाओगे तो 5 बचेगा। 59 केजी का ये लेफ्ट वाला पर्सन, ये लेफ्ट की। अब एक के छोड़ने के बाद जब एक जुड़ा तो वेट हो गया 520। तो जो जुड़ा वो कितने का है ये जरा देखो, यहाँ डिफरेंस निकाल के देखो ये कितना हो जाएगा। 10 में से 9 हटा दो, 1 हटा दो तो 9 बच जाएगा, ठीक है। और 7 4 11, 79 केजी का ये ज्वाइन वाला पर्सन, ये ज्वाइन किया और आपसे पूछा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये मुझसे पूछा था और ये हो जाएगा 30 किलो। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो सीधा सा सवाल था, सीधे से तरीके से लगा लेना था, कुछ भी नहीं करना। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है आपसे कि अ पर्सन, अ मैन invested certain amount in scheme A which offers simple interest 10% and also same amount in scheme B which offer compound interest। और दोनों स्कीम कितनी है? 2-2 साल की। तो सेम प्रिंसिपल, ए स्कीम ए का प्रिंसिपल और स्कीम बी का प्रिंसिपल, दोनों के प्रिंसिपल सेम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका भी प्रिंसिपल और इसका भी प्रिंसिपल सेम है। ये 10% पे 2 साल के लिए एसआई में है और ये 20% पर 2 साल के लिए सीआई में। बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं यहाँ इंटरेस्ट कितना बनेगा 20% और यहाँ इंटरेस्ट कितना बनेगा 20% के हिसाब से। 20% के हिसाब से समझना जरा ध्यान से, 20% के हिसाब से 2 साल की ये बनेगी 44% ये बन जाएगी दोनों की इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट हो गई 44 और दूसरी हो गई कितनी 20। अब उसने कहा कि दोनों स्कीम से प्राप्त जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, तो यहाँ डिफरेंस जरा देखिए कितना है 24 है ना। 24% की वैल्यू आपके पास 960 दे रहे हैं, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। इसलिए प्रिंसिपल बताना है 100% की वैल्यू। ये कहने में कोनो दिक्कत ना आई बात सर जी, 4000 रुपया हम स्कीम ए में भी लगाए थे और 4000 रुपए हमने स्कीम बी में भी लगाया था, बिकॉज दोनों की प्रिंसिपल सेम थी। सही हो गई बात? तो ये एक इजी सवाल। अगेन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखना सब। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है आपसे कि अ बैग कंटेन्स सर्टेन नंबर ऑफ 3 डिफरेंट कलर। एक बैग में रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, ये 3 कलर की आपके पास बॉल है एक तरीके से। उसने बोला कि नंबर ऑफ रेड बॉल 5, रेड बॉल जो है वो 5 है, एंड द नंबर ऑफ ब्लू 6 है, ठीक। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ पेबल फ्रॉम द बैग एंड कम आउट टू बी ग्रीन कलर इज 7/18, ठीक। उसने बोला कि बॉल निकाली जा रही है, कितनी निकाल रहे हैं जरा एक बार फिर पढ़ते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ पेबल फ्रॉम द बैग, बैग से ग्रीन कलर की बॉल नहीं दिया, ग्रीन कलर की बॉल को अगर हम लोग स्मॉल लेटर में जी मान, ठीक है, या एक काम करो जी ना मानो, आप ए मान लो, ठीक है, ए मान लें अगर ग्रीन कलर की बॉल को। तो उसने बोला कि बैग से हम एक बॉल निकाल रहे हैं, एक बॉल, और जब एक बॉल निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है बेटा, NE अपॉन NS ही प्रोबेबिलिटी होती है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल होता है, ठीक। तो टोटल में से आप एक निकाल रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 प्लस ए, C1 लिखोगे ना, ठीक। और वो जो एक बॉल आ रही है कम आउट टू बी, किस कलर की आ रही है जरा देखना, ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की आ रही है, तो 7/18 यानी AC1, AC1 दिस इज इक्वल टू 7/18 ये दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए NC1, NC2, NC3 कैसे सॉल्व करते हैं।
NC1 की वैल्यू n होती है, यानी ये a हो जाएगा, नीचे 11 प्लस a होगा, दिस इज इक्वल टू 7/18 हो जाएगा, राइट। तो 18a इज इक्वल टू 77 प्लस 7a ये हो जाएगा। अब 18a में से 7a हटाओगे तो 11a की वैल्यू हो जाएगी 77, तो a की वैल्यू हो जाएगी 7। इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ ग्रीन कलर की बॉल कितनी आ गई, नंबर ऑफ ग्रीन कलर की बॉल आ गई 7। अब उसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 पेबल, दो निकालनी है, उसमें एक आनी चाहिए ब्लू और दूसरी आनी चाहिए रेड। अब हमें दो निकालनी, पूरे बैग से दो बॉल निकालनी है, एक तरीके से ऐसे समझो, अगर दो बॉल निकालनी है तो बैग में बॉल कितनी हो रही है, 6 5 11, 11 और 7 जोड़ोगे तो 18, 18C2, पूरे में से दो निकालनी। अब ये जो दो निकालनी है वो कह रहा है उसमें से एक आनी चाहिए ब्लू कलर की और दूसरी आनी चाहिए रेड। तो ब्लू आनी चाहिए यानी 6C1 और दूसरी आनी चाहिए रेड यानी 5C1। NC1 क्या होता है आपको भी पता होगा, n होता है, तो 6 इंटू 5 तो ऊपर हो जाए नीचे। NC2 कैसे सॉल्व करते हैं, n-1 नीचे फैक्टोरियल 2 करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर ले अगर हम लोग तो 9 हो जाएगा। ये कितना होगा बेटा 3, और ये हो जाएगा 2 3 6 नहीं, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो 5 दूनी के 10 और 17 दिया 51। ये बड़ा प्यारा सवाल लगा मुझे, क्लर्क के हिसाब से एक अच्छा सवाल कि थोड़ी देर हमारी स्पीड यहाँ आके इस क्वेश्चन पे रुकावट हो सकती है ना। कई बार एग्जाम में बहुत तेजी से लगाते आएंगे तो झटके से एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ कहीं न कहीं आपकी स्पीड को फर्क वो डालेगा, तो उसे भी बड़ी समझदारी से लगाना है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है अ वेसल कंटेन 60 लीटर ऑफ मिक्सचर दैट कम कंटेन 80% मिल्क एंड रेस्ट वाटर। 60 लीटर का मिक्सचर है, 60 लीटर के मिक्सचर में 80% 80% मिल्क है, यानी 20% इसमें वाटर होगा। तो क्या हम इस बात को यह भी कह सकते हैं सर अगर 80% मिल्क है 20% वाटर है, इसका मतलब कि ये 4:1 है। बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहने में। कह रहा है फर्स्टली 20 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज रिप्लेस्ड बाय 15 लीटर रिप्लेस्ड बाय वाटर। देखो जब भी क्वेश्चन में रिप्लेस्ड वर्ड यूज किया हो तो ये आपको मैंने क्लास में भी पढ़ा रखा है कि रिप्लेस का मतलब होता है कि जितना आपने निकाला उतना ही मिला है, यानी 15-20 लीटर ऑफ मिक्सचर इसमें से आप निकाल रहे हैं, ठीक है। 20 लीटर आपने इसमें से मिक्सचर को निकाला, 20 लीटर जब आप मिक्सचर को निकालोगे तो बचेगा क्या, 4:1, यही रेशियो होगा। और रिप्लेस्ड बाई वाटर है, इसका मतलब आपने इसमें 20 लीटर का वाटर आपने ऐड किया, 20 लीटर का वाटर ऐड किया। कह रहा है अगेन देन 15 लीटर ऑफ मिक्सचर आर रिमूव्ड फ्रॉम रिजल्टेंट मिक्सचर। फिर से निकालते हैं, लेकिन उससे पहले जरा देखो एक चीज समझना, आप जरा देखो टोटल मिक्सचर था 60 लीटर का, आपने उसमें से 20 लीटर निकाला, 20 लीटर निकालने के बाद 60 में से जब 20 निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 40 लीटर बचेगा। ये 40 लीटर 4 और 1 के अनुपात में जब बांटोगे तो कितना होगा, 5 यूनिट की वैल्यू 40, 1 यूनिट 8 होने से ये हो जाएगा 32 लीटर, और ये हो जाएगा कितना 8 लीटर, ठीक। आपने क्या किया, इसमें 20 लीटर पानी मिलाया, जब 20 लीटर पानी आप मिलाएंगे तो ये जो 8 है ये 28 लीटर हो जाएगा, हो जाएगा। और ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा क्योंकि आपने मिलाया क्या है, पानी, पानी मिलाया है ना। तो 8 से 28 ये हो जाएगा, बट जब पानी मिलाओगे तो मिल्क तो वही रह जाएगा। अगेन रेशियो अगर हम लोग बनाना चाहें तो क्या कह सकते हैं हम इसको, 4 से अगर काटे इसको 4/32 और 4 सते 28, ये मेरे पास मिक्सचर का रेशियो मिला। कब, 20 लीटर मिलाने के बाद। फिर उसने कहा कि 15 लीटर मिक्सचर को निकालो। अब 15 लीटर हम इसमें से फिर चल रहे हैं निकालने, देखना सब लोग ध्यान से।
इसमें से 15 लीटर मिक्सचर को निकालें। जब 15 लीटर मिक्सचर आप इसमें से निकालेंगे मेरे भाई, तो अगेन रेशियो निकालने के बाद 8 और 7 ही बनेगा। निकालने के बाद वो कह रहा है 15 लीटर निकालकर x लीटर वाटर इज एडेड इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। इसमें x लीटर का वाटर ऐड कर दो। x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, सही। x लीटर वाटर को ऐड करना। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम फाइनल मिक्सचर इज इक्वल। जब आप पानी डाल देंगे तो ये रेशियो इक्वल हो जाएगा। रेशियो इक्वल होने का मतलब ये होता है 1:1 हो जाएगा। 1:1 तो होगा, ये सच है, लेकिन अगर हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो जो मिल्क का रेशियो है वो वही रहेगा 8। इसका मतलब वाटर की भी वैल्यू वही रहेगी 8। अब जरा समझना ध्यान से, आपने 20 लीटर इसमें मिलाया था, 20 लीटर मिला दिया तो ये 32 था और ये 28 था। फिर आपने इसमें से 15 निकाला है। 32 28 अगर आप जोड़ेंगे तो 8 2 10, समझना मेरी बात को, 20 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 60। अब 60 लीटर में से आपने अगेन 15 लीटर निकाला है। तो 15 लीटर जब आप निकाले हैं तो 8 और 7, 15 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर होगी 15 लीटर निकालने की बात। तो 15 लीटर निकाल लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 लीटर के। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लीटर की। एक यूनिट 3 होने से क्या होगा जरा समझना, एक यूनिट 3 होने से 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 21 लीटर होगा। आपने क्या किया, इसमें x लीटर का पानी मिलाया मेरे भाई। तो 7 यूनिट अगर 21 के बराबर है तो एक यूनिट 3 होने से 8 यूनिट की वैल्यू 8 तरीके कितनी हो गई, 24 लीटर। यानी पानी मिलाने के बाद, पानी मिलाने से पहले ये था 21 और अब हो गया 24। तो जब 21 से 24 हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 लीटर। x की वैल्यू कितनी होगी, 3 लीटर। यही पूछा था आपसे, क्योंकि पहले था 21 और जब हमने पानी मिला दिया तो ये 8 यूनिट की वैल्यू 24 आ रही है। यानी पानी मैंने कितना मिला दिया, 3 लीटर पानी मिला दिया। बहुत ही प्यारा सवाल, और उससे प्यारा मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट है। जितने लोग मुझे ये वाला कंसेप्ट मुझसे पढ़े होंगे उनको मजा आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके के सवालों को इस कंसेप्ट से लगाने में कभी दिक्कत नहीं आती। एक बार नहीं, अगर 10 बार भी निकाल के मिलाना होना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें इतना ध्यान रखना होता है कि मिला क्या रहे हैं। जो चीज मिलाएंगे उसका रेशियो बदलेगा, ये सच है, लेकिन जो उसके पैरेलल रहेगा उसकी रेशियो, उसकी क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी। तो ये एक बेहतरीन सा सवाल आपके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखेंगे सब लोग। कह रहा है कि अ ट्रेन क्रॉस अ पोल, पोल को क्रॉस करती है टी सेकंड। पोल को एक ट्रेन टी सेकंड में क्रॉस करती है, जबकि वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है टी प्लस 12 सेकंड। ठीक हो गई बात। सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन इज 40। तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म का सम दिया है 540। और अगली लाइन में कह रहा है आपसे कि लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन अवेलेबल है तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकल जाएगा। कैसे, 540 में से 300 दिया है ना, माइनस कर 240, ये आपके पास 240 मीटर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकल गया, बिकॉज लेंथ ऑफ ट्रेन दिया था। तो कह रहा है कि बताइए फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इन t-6 सेकेंड में। अगर t-6 सेकेंड में एक ट्रेन किसी डिस्टेंस को कितना कवर कर सकती है। सबसे पहले हम लोग t निकालते हैं। देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। में डिस्टेंस हम लोग क्या रखते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन आपके पास है 300। ठीक, कितने समय में पार करती है, टी समय में पार करती है। जबकि वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को जब पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों जोड़ा जाता है। लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, 540। और कितने समय में पार करती है, टी प्लस 12 सेकेंड में पार करती है। तो गाड़ी की चाल दोनों की कांस्टेंट है। यहां से टी निकाला जा सकता है बड़े प्यार से।
ये हो जाएगा 6 बचे 30, 6 नवा 54, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9t इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई 5t प्लस 12 बचे 60, ठीक है। तो 4t की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी, 60, यानी t की वैल्यू आ गई 15, t की वैल्यू आ गई 15 सेकेंड, t जो था वो आ गया 15 सेकेंड। अब आपसे कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लो। स्पीड ऑफ ट्रेन कहाँ से निकालोगे, ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हो कैसे, ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो लेंथ ऑफ ट्रेन रखते हैं 240, ये लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं, लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा 300 ना, लेंथ ऑफ ट्रेन होगा 300, लेंथ ऑफ ट्रेन 300 कितने समय में पार करती है, टी समय में, और टी की वैल्यू 15, तो 15 से ये काटोगे तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ ट्रेन। अब उसने कहा कि बताइए अगर कोई ट्रेन टी माइनस 6 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी ये बताना है। टी की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 माइनस 6 करोगे 9, और डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 15 माइनस 6 कर दो, 15 माइनस 6 कर दोगे तो आ जाएगा 9, और 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे भाई दिस बिकम 180, 9 दूना 18, 180 इस सवाल का बिल्कुल सही, 180 बिल्कुल राइट आंसर, ई ऑप्शन हो जाएगा 180, 9 दूना 18, ठीक हो गई बात। तो ऐसे दोनों में बराबर करके लगा लेना। अब चलते हैं इसके बाद, नंबर सीरीज के पैटर्न आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेंगे। जितने लोग देख रहे हैं मैंने हर बार बताया, नंबर सीरीज में लगने वाले पैटर्न A1 बैंकिंग क्लासेस, A1 बैंकिंग क्लासेस, आप टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे, इस पे आपको टेस्ट के बाद हमेशा इस नंबर सीरीज के जितने भी पैटर्न हैं, जो भी इसमें पैटर्न लग रहे हैं, वो पैटर्न आपको हैंड राइटिंग सोल्यूशन में मैं दे देता हूँ, आप वहां से देख के पैटर्न को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास देखो जरा क्या दे रखा है, एक ये प्यारी सी DI, देखो ये हमारे पास DI की सीन क्या है जरा देखना। मैंने हमेशा आपको समझाया है कि बेटा देखो DI करने की जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि हमेशा DI को करने से पहले आप DI के इंस्ट्रक्शन को पढ़ा करें। DI का इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ के आप समझ जाएंगे ना तो कई बार DI आपके लिए हलवा हो जाएगी, और बिना इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़े अगर उठा लिए DI तो कई बार आसान से आसान भी DI हमेशा फंस जाती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आओ जरा देखते हैं, ये लिखा हुआ है कि द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ बैंक्वेट हॉल रजिस्टर्ड बाय WXYZ, सबका दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, आपको पढ़ाने के लिए मैं लिख लेता हूँ कि W में कितने हैं जरा देखना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ठीक, WXY और Z रजिस्टर्ड बैंक्वेट हॉल, नंबर ऑफ बैंक्वेट हॉल कितने रजिस्टर्ड है ये इन्होंने दे रखा है, WXY और Z। W देखेंगे तो 120 है, 120 है, ठीक। X देख लो जरा तो 160 से एक लाइन ऊपर और 20-20 की लाइन का गैप है, ये 160, 180, 200 ऐसे कर रखा है, तो 180 तो ये। Y अगर देखें हम लोग तो Y में बैंक्वेट हॉल कितने रजिस्टर्ड है 240, ठीक, और Z में कितने हैं मेरे भाई 160, 160, ये हमारे पास बैंक्वेट हॉल है, इतना मैंने लिख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन जरा देखो क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, देखना सब लोग, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ, कुछ नहीं करना है, आसान सी DI है, बस पढ़ लेना था एक बार ग्राफ को और इजीली लगा। कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ बैंक्वेट हॉल रजिस्टर्ड बाय कंपनी ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बाय वाई। अब वाई में कितने हैं, वाई में है 240, इससे 25% ज्यादा, इससे 25% ज्यादा ए में रजिस्टर्ड है। आप खुद ही बताइए 240 का 25% ज्यादा यानी 1/4 करोगे तो 60 आएगा, 60 ज्यादा करना है
यानी कंपनी ए में रजिस्टर्ड बैंकेट हॉल 240 प्लस 60 ज्यादा करना है, यानी 300 हो जाए। हो गए 300, ये 300 हो गए बैंकेट हॉल। कह रहा बताइए फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बैंकेट हॉल रजिस्टर्ड बाय ए एंड डब्ल्यू। ए और डब्ल्यू के एवरेज नंबर ऑफ बैंकेट हॉल बताना है। ए के कितने हैं 300 और डब्ल्यू के रजिस्टर्ड बैंकेट हॉल कितने हैं 120। ठीक हो गई बात। और एवरेज बताना है तो डिवाइडेड बाई 2। 420 को अगर आप 2 से भाग देंगे, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि 210 आएगा काम करने, 210। सही, आसान है, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी है ना। बस पढ़ना था अपने कॉन्सेप्ट और पेशेंस को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 नंबर क्वेश्चन देखो जरा सब लोग। 18 नंबर क्वेश्चन, एक और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही आप बनाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि आउट ऑफ टोटल बैंकेट हॉल रजिस्टर्ड बाई वाई, वाई में जितने रजिस्टर्ड है, और आप देख रहे हैं वाई में कितने रजिस्टर्ड है 240। ठीक है, पर मैं इसको ऐसे करके देखूं क्या ये हो रहा है। वाओ, ये देखो कुछ नया हो गया ना। ठीक है, अब जरा देखना ध्यान से, वाई में कितने हैं आपके पास 240, वाई में 240। कह रहा वाई में जितने रजिस्टर्ड है उसका 4/15 रजिस्टर्ड है फॉर मैरिज इवेंट के लिए, मैरिज इवेंट में। अब इसका करो आप 4/50, 4/15 का। ठीक, 240 का 4/15 मैरिज इवेंट के लिए, मैरिज इवेंट को एम ई लिख देता हूं मैं, मैरिज इवेंट के लिए रजिस्टर्ड। अब 240 का 4/15, 240 का 4/15 करना, 15 से काट लो, 15 एकम 15 और कितना बचेगा 9, 15 छके 90। ठीक है, 15 छक्के 90 यानी 64, 64। फिर उसने बोला कि 15/22 ऑफ द रिमेनिंग ऑल आर रजिस्टर्ड फॉर बर्थडे पार्टी। ऑफ द रिमेनिंग लिखा है ना, 240 में से 64 घटाओ, 240 में से 64 घटाना पड़ेगा, तब तो रिमेनिंग निकलेगा। कितना होगा ये 6 और ये हो जाएगा 13। 13 में से 6 घटाओगे मेरे भाई, तो 13 में से 6 घटाओगे तो बचेगा 7 और 1, 176 ये रिमेनिंग आ रहा है। सही, 176 आ रहा है रिमेनिंग, और 176 जो रिमेनिंग है उसका 15/12 कह रहे हैं, 15/22 कह रहे हैं। अब इसका 15/22 करो, 15/22। जब 15/22 करेंगे तो जो आएगा डेटा वो बर्थडे पार्टी के लिए रजिस्टर्ड होगा। मैं बीपी लिख देता हूँ, बर्थडे पार्टी के लिए। अब 176 का समझना, 176 का 15/22 करना, 15/22 करना। 11 से कटेगा ये एक बार, फिर 6 बार, और 11 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 8 बार। तो मेरे भाई 15/120, 120 रजिस्टर्ड हो गए किसके लिए, बर्थडे पार्टी के लिए। अब 176 में से जब 240 में से 64 हटा दिए 176 बचा, 176 में से 120 तो बर्थडे पार्टी के लिए बच गए। फिर उसने बोला कि जो रेस्ट है रजिस्टर्ड फॉर ऑफिस पार्टी के लिए, रेस्ट मतलब कि 176 में से 120 और हटा दो, 120 और हटा दो, तो आपके पास बचेंगे कितने 56, 56 ये बचेंगे। ठीक है, अब इसमें से जो बचे वो बच गए 56 ऑफिस पार्टी के लिए, ऑफिस पार्टी के लिए मेरे पास बच गए 56। ये इन्होंने डेटा दिया बड़ा प्यारा सा। ठीक हो गई बात, ये हमारे पास बच गए 56। अब जरा देखो, इसके बाद भी अभी कहानी खत्म नहीं। कह रहा इफ द टोटल हॉल रजिस्टर्ड बाय एक्स फॉर ऑफिस पार्टी इज 16 मोर देन टोटल हॉल रजिस्टर्ड बाय वाई फॉर मैरिज इवेंट। अब जरा पिक्चर देखो, कहानी असली तो अब शुरू हो रही है। इसको कहते हैं डीआई। कई बार आसान डीआई भी ऐसी खतरनाक हो जाती है। कह रहा टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बाय एक्स for office party is 16 more than the total
हॉल रजिस्टर्ड बाई वाई। अब एक्स की पिक्चर इन्होंने शुरू की, अभी तक तो कहानी थी वाई की, ये कहानी थी वाई की। अब जरा देखो एक्स के, ये बता रहे हैं कि एक्स के जो ऑफिस पार्टी, ऑफिस पार्टी वाले जो हॉल है वो 16 ज्यादा है वाई के मैरिज इवेंट से। अब वाई का मैरिज इवेंट है 64, इससे 16 ज्यादा, यानी यहाँ कितने हो जाएंगे 16 ज्यादा। अब इसमें 64 में 16 ऐड कर दो, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ये 80, ये 4 10 6 7 और 1 8, 80 हो जाएंगे ये 80 हो जाएंगे। फिर उसने बोला कि एंड द रेशियो ऑफ हॉल रजिस्टर्ड बाई एक्स बर्थडे पार्टी एंड मैरिज इवेंट का रेशियो। अब एक्स में मैरिज इवेंट और बर्थडे पार्टी का रेशियो जो इन्होंने दिया, मैरिज इवेंट बर्थडे पार्टी टू मैरिज इवेंट लिखा है, तो पहले बर्थडे पार्टी है फिर मैरिज इवेंट है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बर्थडे पार्टी टू मैरिज इवेंट, बर्थडे पार्टी टू मैरिज इवेंट, ठीक, इन्होंने दिया कितना 3 और 7 दे रखा है, 3 और 7। अब मुझे बताइए एक्स में टोटल रजिस्टर्ड बैंकेट हॉल कितने थे 180, 180 ये एक्स की वैल्यू, 180 में से 80 तो यहाँ आ गए ऑफिस पार्टी में, तो बचे कितने 100 बचे इसमें। ये 10 यूनिट की वैल्यू, ये 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो ये हो गया मैरिज इवेंट वाले 70, ठीक, और बर्थडे पार्टी वाले कितने हो गए 30, ये हो गए बर्थडे पार्टी वाले 30। अब उसने हमसे पूछा कि बताइए, इन्होंने पूछा हमसे कि बताइए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हॉल रजिस्टर्ड बाई एक्स फॉर मैरिज इवेंट, एक्स के मैरिज इवेंट, मैरिज इवेंट के साथ डिफरेंस बताना है वाई के, वाई के ऑफिस पार्टी, वाई के ऑफिस पार्टी वाले के साथ डिफरेंस बताना है। एक्स का मैरिज इवेंट कितना है ये तो देखो जरा एक बार, एक्स का मैरिज इवेंट ये एक्स है और एक्स का मैरिज इवेंट कितने हैं 70, है ना, मैरिज इवेंट हो गए 70। वाई की ऑफिस पार्टी, वाई की ऑफिस पार्टी कहाँ है ये 56, 56, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना था, तो सही जवाब हो गया 14। खतरनाक, मतलब बढ़िया, अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया सवाल था, है ना, अच्छा घुमाया उसने, बर्थडे पार्टी और इवेंट और ऑफिस पार्टी, उसी में घूमते रहे हम लोग, है ना। चलो बढ़िया, इस तरीके से इसको लगाना था, और बाकी की क्वेश्चंस आप इसको लगाएंगे खुद, मैंने कर दिया है डिकोड, आसान है। जैसे टोटल बैंकेट रजिस्टर्ड हॉल जेड, तो जेड क्या आपको दिख रहा है 160 इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल बैंकेट हॉल रजिस्टर्ड डब्ल्यू एंड एक्स टुगेदर, तो डब्ल्यू एक्स टुगेदर 120 और 180 जोड़ेंगे 300, 160 को आपको बताना है कि 160 300 से कितने प्रतिशत कम है ये बताना है, और ये आप बता लेंगे। आगे के क्वेश्चंस इजी है, या इसी तरीके से इसको डिकोड करनी थी, ठीक, और क्या है आगे देखो। इसके बाद आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन को बेहतर करने के लिए हर बार एक ही बात कहते हैं, टेबल क्यूब स्क्वायर, ये सारी चीजें याद करिए, तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक। अब ये लास्ट में एक प्यारी सी कैसलेट, इसको बोलते हैं कैसलेट, जब कहानी की तरह छपी हो तो इसको बोलते हैं कैसलेट। आइए मैं कैसलेट भी बना दूं, आप भी बनाए होंगे और मैं भी बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 पे कैसलेट है, कैसलेट बनाया जाए, जरा समझ। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ, देखो मैं आपको अपनी ओर से एक बात बताऊं कि कैसलेट मैंने पढ़ाते टाइम भी ये बात आपको बताई है, कैसलेट दो ही तरीके से बनती है, या तो वेन डायग्राम वाला होता है कॉन्सेप्ट उसमें, या तो टेबल वाला। अब ये कैसे पता चलेगा सर कि कौन सी कैसे बनती है, तो दो रास्ते हैं, या तो आप पढ़ें क्लास करें, और ना पढ़ें तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है ना, कोई रास्ता ही नहीं है। आप पढ़ें उसको कैसलेट को, पढ़ने के बाद अगर लगे कि चीजें आपस में एक दूसरी जगह कॉमन शो कर रही हैं, तो इट मीन्स वो कैसलेट पे उस पे बनेगी वेन डायग्राम पे,
अगर लग रहा है नहीं सारी चीजें अलग अलग हैं तो टेबल पे बनेंगी। करा भी रखा है मैंने क्लास में बहुत सारे। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लाई इन अ ऑफिस। ऑफिस में टोटल एम्प्लाई है 3600। तो टोटल एम्प्लाई हमने रख लिया। सर हमारे पास एक डेटा है टोटल एम्प्लाई का, बहुत ध्यान से देखना, मैं डिकोड कर दूंगा, सवाल आप खुद लगाना। टोटल एम्प्लाई है हमारे पास 3600 टोटल एम्प्लाई। कह रहा है द कंपनी हैज 3 डिपार्टमेंट है, कंपनी में एचआर है, कंटेंट है और एजुकेटर, ये 3 है हमारे पास। तो हमने भी बना लिया कि सर एचआर डिपार्टमेंट, एक कंटेंट डिपार्टमेंट, कंटेंट, और हमने बना लिया तीसरा एजुकेटर। ठीक है, एजुकेटर, ये 3 डिपार्टमेंट बना लिया और तीनों में एम्प्लाई का सम हमारे पास अवेलेबल है कितना, 3600। ठीक, फिर उसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लाई एचआर डिपार्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लाई एचआर डिपार्टमेंट में 1400 है। तो टोटल एम्प्लाई हमारे पास एचआर के जो है वो 1400 है, तो हमने टोटल एम्प्लाई यहाँ रख लिया 1400। ये हमारे पास टोटल एम्प्लाई हो गए एचआर के। ठीक हो गई बात, बिल्कुल बढ़िया। फिर बोला इन्होंने कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज एचआर के 15 और 13 है। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, इसमें 2 लोग हैं, गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, देखो 15 और 13, ये रेशियो है। यानी 28 यूनिट की वैल्यू अगर 1400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। तो ये हो जाएगा 13 पचे 65, 50 होने से ये हो जाएगी 650। ठीक, और 15 पचे 75, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी 750। 650 और 750 ये 2 हो जाएंगे। पर लिखा द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एजुकेटेड डिपार्टमेंट 110 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन एचआर डिपार्टमेंट। एचआर की जितनी गर्ल्स हैं उससे 110 कम। एजुकेटर की जो गर्ल्स हैं इसमें भी गर्ल्स हैं और बॉयज, तो उसने बताया कि एजुकेटर की जो गर्ल्स हैं वो 110 कम है एचआर की गर्ल्स से। तो 750 आपके पास एचआर की गर्ल्स हैं, इसमें से 110 को कम कर दीजिए। 110 कम कर देंगे तो बड़े प्यार से कहेंगे कि सर जी ये जो है ये 640, ये 640। दैट क्लियर। फिर उसने कहा कि द नंबर ऑफ बॉयज एचआर डिपार्टमेंट इज 25 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन कंटेंट डिपार्टमेंट। जो एचआर वाले बॉयज है ना, ये एचआर वाले जो बॉयज हैं वो 25 ज्यादा है, 25 ज्यादा है किससे, कंटेंट डिपार्टमेंट के बॉयज से। तो कंटेंट डिपार्टमेंट में बॉयज और गर्ल्स अगर बना रहे हैं आप, ठीक, बॉयज और गर्ल्स बना रहे हैं, तो कह रहा है एचआर वाले जो बॉयज हैं वो 25 ज्यादा हैं कंटेंट के बॉयज से। तो एचआर के बॉयज कितने हैं, 625, 650 ये एचआर के बॉयज है, ये 25 ज्यादा है। यानी इसमें से अगर हम 25 कम कर दें तो हम कह सकते हैं कि सर 625 हो जाएंगे हमारे इतने बॉयज, 625 ये हो। ठीक हो गई बात, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लाई इन कंटेंट डिपार्टमेंट, कंटेंट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लाई है टू द एम्प्लाई एजुकेटर डिपार्टमेंट इज 5:6। एम्प्लाई का रेशियो 5 और 6 दे दिया इन्होंने, एम्प्लाई का रेशियो 5 और 6 दे दिया। तो यहाँ अगर 5 यूनिट है, ठीक, किसके साथ किसका दिया था, कंटेंट के साथ एजुकेटर है, तो कंटेंट अगर 5 है तो एजुकेटर कितने हैं, 6। ठीक, तो कंटेंट अगर 5 है एजुकेटर 6 है, तो जरा देखो टोटल एम्प्लाई थे आपके पास 3600, 3600 में से 1400 तो एचआर के, तो अगर आप इसमें से 1400 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा क्या, 2200 बचेगा। 2200 क्या होगा, इन दोनों का सम ही तो होगा। तो 11 यूनिट की वैल्यू अगर 2200 होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 200 होने की वजह से, आओ 1 यूनिट की वैल्यू 200 होने की वजह से ये कितने हो जाएंगे, एजुकेटर वाले 1200 हो जाएंगे और कंटेंट वाले कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। अब जरा देखो और भी कुछ डिकोड हो जा रहा है बड़े प्यार से। अगर हमारे पास 1000 टोटल है, 625 ये है, 625 ये है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 1000 में से 625 घटा दो, 600 घटाते तो 400 बचता,
25 और कम करेंगे तो 375 हमारे पास गर्ल्स बचे। सही हो जाएगी बात। ठीक, अब 1200 में से 640 हटा दो। 600 अगर हटाते तो 600 बचता, बट उसमें से 40 और हटाना है तो 500 मेरे पास क्या बच जाएगा, 60। 560 है हमारे पास बॉयज बचे। तो इस तरीके से ये डीआई हम लोगों ने डिकोड की। और अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल क्वेश्चन लगा लेने हैं, इजिली सॉल्व हो जाएगा। इसको पूरा एक बेसिक कैसलेट डीआई जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की डीआई आपको देखने को मिलेगी। सीधा सीधा बस पढ़ते जाना था, डिकोड करते जाना था। एक सवाल मैं जरूर लगाना चाहूंगा आपकी मदद के लिए। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, डिकोड करने के बाद क्वेश्चंस को पढ़ के आराम से लगाया करिए, कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। अगर होती है दिक्कत तो आप आके ऑफिस फिर से भी पूछ सकते हैं। इतना करने के बाद भी अगर दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन एचआर डिपार्टमेंट। एचआर की गर्ल्स आपको चाहिए, एचआर की गर्ल्स हैं आपके पास 750। ठीक, कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज कंटेंट डिपार्टमेंट, कंटेंट के बॉयज चाहिए 625। 625 ये हो गया। एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन एजुकेटर डिपार्टमेंट, तो एजुकेटर के बॉयज चाहिए 560। एजुकेटर के बॉयज चाहिए 560। ठीक, और इनका एवरेज चाहिए था डिवाइडेड बाई 3। बच्चों की तरह अगर कोई लगा रहा है तो भी लगा सकता है। ये जरा देखो कितना हो रहा है, 5। ठीक, 6 2 8, 8 और 5 हो जाएगा 13। एक कैरी, 6 6 12, 12 और 7 हो जाएगा कितना, 19। डिवाइडेड बाई 3 कर लो, 3 से काटेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 6 के 18, 3 चौक के 12 और 3 पचे 15। 645 अगर मेरे पास है तो बड़ा आसान सा जवाब हो गया, कहीं कोई दिक्कत। 645 ऑप्शन भी, समझ गए बात को। अब कुछ नहीं करना है, आगे के जितने क्वेश्चंस है ना, केवल आपको डेटा इसमें से उठाना है, लगाना है। अच्छा, मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, है ना, इसकी एक लगाने की ट्रिक बताता हूँ। अगर समझ में आए तो फॉलो करना बड़ा आसान होगा। मैंने कई बार आपको बता रखा है, जब भी एवरेज ओवरेज निकालना हो ना तो टेक्निक का यूज किया करो। देखो, कुछ नया तो करना पड़ेगा, है ना। वो कहते हैं ना कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे, ना। जब तक कुछ यूनिक टैलेंट, यूनिक टेक्निक नहीं रखोगे, मजा नहीं आएगा जिंदगी में। जिंदगी बिल्कुल नीरस हो जाएगी रसगुल्ले की तरह, आया और निचोड़ा और गाड़ के फेंक दिया, मजा नहीं आया। और देखो, ये कोई भी कर लेगा, ये कुछ भी नया नहीं। मैं आपको एक नई चीज सिखाऊं, सीखने का प्रयास करना, अगर सीख पाओ तो कहना हाँ सर मजा आया। जरा देखो, एक चीज देखो, मैं आपको सिखाता हूँ। आपको क्या करना था, आपको चाहिए था कुछ डेटा ऐसा, आपसे उसने पूछा था एचआर, एचआर की गर्ल्स। देखो मैं कैसे, मतलब मुझे अगर पेपर देना हो तो मैं कैसे लगाता, और यही चीज मैं आपको सिखाता हूँ, और यही इस वीडियो को सिखाने का उद्देश्य है। एचआर की गर्ल्स चाहिए थी जो कि 650 थी। ठीक है, अब कंटेंट की बॉयज चाहिए थे 625। 625 कंटेंट के बॉयज चाहिए थे। उसके बाद हमारे पास चाहिए थे एजुकेटर के बॉयज। एजुकेटर के बॉयज कितने, 560। हमने देखा कि हमें निकालना है एवरेज, और एवरेज होता क्या है, मीन में, बीच में क्या पड़ रहा है। ये 560 है, ये 625 से 650 है, ये 625 है, तो 625 बीच में पड़ रहा है। एवरेज का मतलब मीन वैल्यू होता है। हमने 625 ये निकाल के रखी। अब मैंने ये दिमाग लगाया कि अगर ये मेरी मीन वैल्यू है तो 625 से 560, 625 से 560, समझना, लॉजिक पकड़ना, कितना कम है। तो 60 40 जोड़ने से 600 होगा, 75 कम है। सही हो गया ना। 625 से 560 कितना कम, 25 नहीं 65, 65, माफ करिएगा, 65, है ना। 625 से 560, 65 कम है। जबकि अगर हम इधर दिमाग लगाएं, 625 से 650 कितना ज्यादा है, 50 है ना, 50 ज्यादा। अब अगर हम 50 और 65 को मिलाएं, 50 और 65 को मिलाएं, 625 560, 625 मीन वैल्यू है। 625 से 560, अब देखो पता नहीं आप समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे। लॉजिक पकड़ना तो शायद आप जरूर समझ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े आसानी से आप समझ जाओगे। देखो,
625 ये मीन वैल्यू आपको मिल रही है। 625 से अगर 560 की हम तुलना करें तो कितना कम है? 625 में से 560 घटा दो, ठीक, तो 12 में से कितना हो जाएगा? 6, 65 हो जाएगा। यानी 625 से 560 कितना होंगे? 65। अब 65 ये क्या है? कम है, माइनस में आ रहा है ना, 65 कम है। तो 625 से 650 कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। लॉजिक पकड़ना, ठीक। देखो ये 25 ज्यादा है, ये इससे 25 ज्यादा, ठीक हो गई बात। अब अगर 25 और 65 के बीच की मीन वैल्यू हम लोग देखें, देखो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो परेशान ना होना, तो आप वैसे ही लगाना, ऐड करके ऐड कर देना। अगर मीन वैल्यू हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो मीन वैल्यू आ रही है, ठीक, वो कितनी आ रही है? 60 के आसपास अगर मीन वैल्यू आ रही है, और जी पकड़ना, तो एवरेज 3 लोगों का चाहिए था, डिवाइडेड बाई अगर 3 कर दें तो 60/3 करने से क्या होगा? 20 आएगा। और इस 20 को केवल और केवल हम अपनी मीन वैल्यू यानी जो बीच का माने थे उसमें जोड़ दें तो फिर वही आंसर आ जाएगा जो हमने लगाया। आया समझ में? पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको आया नहीं आया समझ में। नहीं भी आया होगा तो मत दिमाग लगा, मत लगाना दिमाग, है ना, मत लगाना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमेशा टीचर्स के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे डिफरेंट होती है, तो प्रयास करते हैं सिखाने का। क्योंकि डेटा ही ऐसा उलझ रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे नहीं भी आया समझ में तो जैसे आप लगाए हैं आप वैसे ही लगाइएगा, इजिली तीनों को ऐड करिए, ऐड करके निकाल दीजिए, 3 से भाग करके इजिली निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत करेंगे। समझ गए बात को, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, इनमें भी देखो बड़ा ही आसान है, क्वेश्चन सारे आसान है कि आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉई एजुकेटेड डिपार्टमेंट 45% ऑफ द नंबर ऑफ गोरखपुर, कैलकुलेट परसेंटेज एम्प्लॉई कंपनी फ्रॉम गोरखपुर, इजिली निकाल लेंगे, सारे उठा के आपको डेटा इसमें से रख लेने हैं। ये थे आपके पास 35 क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये आपको कराए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। और अगले सैटरडे आपका पेपर है। एवन बैंकिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, पूरी टीम आपके साथ है। आप फेल पास की चिंता ना करें, अपनी तरफ से द बेस्ट करके कोशिश करें कि अपनी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस, एक लिमिटेड टाइम का ध्यान रख के आप पेपर को दें। कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। फेल पास जिंदगी का एक पड़ाव है, चलता रहता है, कभी फेल तो कभी पास, कभी खुशी तो कभी गम, ठीक है। तो अच्छा लगा सोल्यूशन तो एक लाइक बनता है, लाइक करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वापस से संडे के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।